नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इस महीने बहुत बड़े बदलाव आए हैं। ईरान में एक सुधारवादी नेता जो कि हिजाब का विरोधी माने जाते रहे हैं और उन्होंने एक कट्टरपंथी नेता को हरा दिया। ईरान के राष्ट्रपति बन चुके हैं मसूद पेजेश्कियां। ब्रिटेन में 14 साल के बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापस आई है। ये दोनों देश दो बड़े बदलाव लेकर आए हैं और ये दोनों बड़े बदलाव वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, दुनिया भर की राजनीति को, लीडरशिप को कहाँ लेकर जाने वाले हैं। आज के स्ट्रेट टॉक में इसी विषय पर बात। तो ईरान में पेजेश्कियां और ब्रिटेन में स्टार्मर, ये चुनाव क्या कहता है, और कुछ सवाल और हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने ये सवाल रखे जाएं और उसके बाद इन दोनों देशों में जो परिवर्तन आया है उस पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम देश ईरान में सुधारवादी नेता पेजेश्कियां की जीत क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है, क्योंकि बड़े बदलाव का वादा उन्होंने चुनाव से पहले जनता से किया था। कट्टरपंथ को लगाम लगाने में कितने कामयाब हो पाएंगे ईरान के नए राष्ट्रपति, क्योंकि ईरान में लगातार कट्टरपंथ का विरोध जनता सड़कों पर करती हुई नजर आई थी। 2022 के आंदोलन को कौन भूल सकता है। ब्रिटेन में कीर स्टार्मर, उनकी जीत एक बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। जनता क्या बदलाव चाहती है और स्टार्मर क्या इस बदलाव को निर्णायक या फिर हकीकत में तब्दील कर पाएंगे। और भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भी संभव नहीं हो सका है। ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री थे तो भी जो ब्रिटेन और भारत के बीच में FTA समझौता है वो अधर में बना हुआ है। अब नए प्रधानमंत्री क्या इस समझौते को निर्णायक मोड़ पर ला पाएंगे, समझेंगे। हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में आपका। और शुरुआत मैं ईरान से करना चाहूँगी। जब पेजेश्कियां की जीत हुई तो बतौर जर्नलिस्ट मुझे भी ऐसा लग रहा था ये तो बहुत बड़ी तब्दीली है। कह सकते हैं कि मुस्लिम देश में हमने जो हिंसा देखी, हमने जो प्रदर्शन देखे, जहाँ विरोधी प्रदर्शन देखे, और कट्टरपंथ का लगातार एक जो सरकार की तरफ से जो प्रदर्शन था, जनता ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देश में लाने की कोशिश की है। आज सुधारवादी नेता राष्ट्रपति बन गए ईरान के। कितनी उम्मीद हमें पेजेश्कियां से लगानी चाहिए, या फिर दुनिया को लगानी चाहिए, या फिर मुस्लिम देश ईरान को लगानी चाहिए? जी देखिए, ईरान का जो चुनाव परिणाम आया, जो सुधारवादी राष्ट्रपति आया उस देश में, इससे दुनिया में एक संदेश तो गया है कि जो राज सत्ताएं या जो धर्म सत्ताएं हैं, जो मिलकर किसी कीमत पर जनता को दबा देना चाहती है, लेकिन जनता यदि ठान ले, जनता यदि निरंतर प्रयत्न करती रहे और जनता यदि अपने संघर्षों से डरे नहीं, तो फिर वो राज सत्ता को भी उखाड़ कर फेंक सकती है, वो धर्म सत्ता को भी बदल सकती है और किसी भी कीमत पर किसी भी देश में लोकतंत्र आ सकता है, फिर वो ईरान जैसा देश ही क्यों नहीं हो। आप देखिएगा कि पिछले 5 दशक का लंबा समय हो गया, 1979 से लगातार जो लोग हैं वो स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की कोशिशों के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र माहौल में सांस लेने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और सुधारवादियों को गिन गिन कर, चुन चुन कर मार डाला गया। आप देखिएगा ईरान में कोई मानवाधिकार संगठन काम नहीं करता। महसा अमीनी के साथ खड़े होने वाले जो लोग थे, उसमें सैकड़ों लोगों को फांसी पर टांग दिया। कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। महिलाएं जो है वो बिना किसी इजाजत के या घर के पुरुष मेंबर के बाजार नहीं जा सकती। महिलाओं के जो बाल है वो खुले हुए नहीं दिख सकते। मतलब आपने चुन चुन कर उनको निशाना बनाया, सुधारवादियों को रोना। लेकिन उसके बावजूद देखिए आज जहां पर ईरान खड़ा है, उससे दुनिया में एक संदेश हो गया है जी कि जो आधी आबादी दुनिया की जो महिलाएं यदि ठान ले, महिलाएं यदि बदलाव की कोशिशें करें और महिलाओं का यदि आत्मविश्वास बन जाए नेहा जी, तो असल जिस मानवता की दुहाई संयुक्त राष्ट्र संघ देता है, जिन मानव अधिकारों की बात करता है, उसको कोई स्थापित कर सकती तो महिलाएं कर सकती है। और इन महिलाओं का, ईरान में इन महिलाओं का प्रभाव ही है कि उनसे प्रभावित होकर वो लोग जो पढ़े लिखे थे, वो लोग जो शिक्षा जगत से जुड़े थे, वो लोग जो दुनिया के लोकतंत्र को समझते थे, और खासकर युवाओं ने सुधारवादी आंदोलन को पसंद किया। और अब
नए राष्ट्रपति के तौर पर एक ऐसी उम्मीद नजर आई है जो निश्चित तौर पर दुनिया को बदल सकती है, इस्लामिक दुनिया को बदल सकती है। और यह जो उम्मीद है यह दुनिया भर में उन लोगों को खड़े होने में मदद करेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगी जो जहां पर तानाशाह काबिज है, लंबे समय तक अधिनायकवादी शक्तियां काबिज है और राजसत्ताएं काबिज है। नेहा जी। जी, आपने एक बहुत बड़ी उम्मीद की बात कही है कि पूरी दुनिया ही जो है उम्मीद भरी नज़रों से ईरान के इस बदलाव को देख रही है। लेकिन एक सवाल आता है, जब आयतुल्लाह खामनेई जैसा जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक नेता है, सर्वोच्च पद पर काबिज है, तो क्या वो बदलाव को अमली जामा पहनाने देंगे? पेजेश्कियां की जो पॉलिटिक्स है या फिर जो सुधार का उन्होंने वादा किया है, तो अड़चने समय समय पर क्या जो सर्वोच्च नेतृत्व है उसकी तरफ से भी आने की आशंका आप देख पाते हैं? नेहा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए नेहा जी, जी, किसी भी देश में जहां पर लोकतंत्र होता है तो विचारधाराओं की लड़ाई होती है और राजनीतिक पार्टियां विचारधाराओं की तरह जाती है। लेकिन यह एक अलग प्रकार की शासन व्यवस्था है जहां पर जो धर्मगुरु है वो रूढ़िवादी है और जो राष्ट्रपति वो सुधारवादी है। जी, अब यहाँ से समाज का एक प्रकार का अलग से विखंडन शुरू होगा ईरान में। वो लोग जो कट्टरवादिता को पसंद करते हैं, वो लोग जो महिलाओं के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, वो लोग जो किसी तरीके का बदलाव नहीं चाहते, वो लोग जो पश्चिम का विरोध करना लगातार जानते, एक तरफ वो लोग होंगे, दूसरी तरफ वो लोग होंगे जो महिलाओं पर जो उन पर लाद दिए गए कानून, उनसे मुक्ति चाहते हैं। वो लोग जो पश्चिम के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग जो अपने देश को प्रतिबंधों से उबारना चाहते हैं। और ऐसे लोगों में जो बहुतायत की संख्या युवाओं की है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक चीज पर और गौर करने वाली बात है कि इन सब के लिए देश की विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विदेश नीति पर राष्ट्रपति का कैसा असर होगा, क्योंकि ईरान की विदेश नीति वहां की कुछ फोर्सेस चलाती है। अब ऐसे में कुछ फोर्सेस जो या रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है या जो गार्डियन काउंसिल है, वो क्या राष्ट्रपति की सुनेगी? और राष्ट्रपति की नचने की तो फिर क्या देश में विद्रोह पनप जाएगा? तो ये एक ऐसा समय है जो एक संभावना जगा रहा है, एक उम्मीदें जगा रहा है। और पश्चिमी राष्ट्र भी देखने लगे हैं कि शायद 1979 के बाद एक बार फिर समय का पहिया वहां पर घूमा है। 79 के पहले जैसा ईरान हो सकता था, क्योंकि जो नए राष्ट्रपति है उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो पश्चिम और पूरब, मतलब रूस और चाइना जैसे ही पश्चिम से संबंध चाहते हैं, वो लोगों को आजादी चाहते हैं। तो जो राष्ट्रपति, उनके जो वादे हैं, यदि उनके पक्ष में जनता खड़ी हुई और जनता की संख्या बढ़ेगी, अभी तो मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम मतों से 1.5 लाख मतों का अंतर है दोनों में, जलीली और इनमें। लेकिन नए राष्ट्रपति की जो नीतियां होंगी वो लोगों को पसंद आएगी और ये नीतियां जो है वो ईरान का भविष्य तय करेगी। और संभवतः ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में वहां के जो सर्वोच्च धर्मगुरु है उनका विरोध बढ़ेगा और यह जो राजनीति, इसका असर पूरे मध्य पूर्व पर होगा। नेहा जी, एक बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो सर्वोच्च नेतृत्व है आयतुल्लाह खामनेई, उनका विरोध आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा ईरान के भीतर। लेकिन ईरान एक ऐसा देश भी है जो चीन, रूस, इस गुट के साथ खड़ा होता नजर आता है। ऐसे में सुधारवादी नेता का राष्ट्रपति चुना जाना अब ईरान को किस दिशा में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की जब बात की जाए तो लेकर जाता हुआ दिखता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आयतुल्लाह खामनेई के उत्तराधिकारी के रूप में अब जो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि ये किस ओर जा रहा है, या फिर जो उत्तराधिकारी है उसके लिए कौन से चेहरे अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं, इसको भी समझेंगे। हम लगातार ईरान और ब्रिटेन, इन दोनों जगहों पर सत्ता में जो बड़ा परिवर्तन आया है उसको समझने की कवायद बढ़ाएंगे। और ईरान और ब्रिटेन, इन दो जगहों पर चुनाव ने एक बड़ा परिवर्तन लाया है और ये बड़ा परिवर्तन जो है वो दुनिया भर में क्या अमन और चैन और शांति संपन्नता को स्थापित करेगा या फिर कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा। क्योंकि ईरान की जब हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में, जब 2022 में हमने देखा कि ईरान ने इसलिए सुर्खियाँ बनाई क्योंकि वहाँ की सड़कों पर हिंसक
तक प्रदर्शन हो रहे थे, हिजाब विरोधी जो प्रदर्शन हुए हैं उसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और लगातार हेडलाइंस बनी, और इससे वहाँ पर सत्ता ने किस तरह से कुचला उस प्रदर्शन को, और उस प्रदर्शन में जो लोग भी शामिल थे एक एक करके कुछ ऐसे खबरें भी सामने आई कि उनको मौत की सज़ा भी सुनाई गई, और कट्टरपंथ का ये चेहरा हमने ईरान से देखा है। लेकिन सुधारवादी नेता राष्ट्रपति बन गए हैं और उसके बाद से अब बड़े बदलाव की उम्मीद है, खास करके जो सुधारवादी वर्ग है वो लगा रहा है, और ये उम्मीदें हकीकत में कब और कैसे देखने को मिलेगी, यही समझने का क्रम हम प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने के साथ लगातार समझने की कोशिश करें, उसको बढ़ाते हैं। आइए प्रोफेसर ब्रह्मदीप, ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि एक तो बात मैंने की थी कि चीन और रूस के साथ ईरान का जो एक गुट बनता हुआ नजर आया था, अब उस लिहाज से सुधारवादी नेता का राष्ट्रपति बनना आप कैसे देख पा रहे हैं? और उसके बाद मैं अगले सवाल में ये भी समझना चाहती हूँ कि आयतुल्ला खामनेई के उत्तराधिकारी के रूप में अब वो जो स्थिति है, उस चेहरे की जो बात है, क्योंकि हमने देखा कि जब इब्राहिम रईसी की मौत हो गई, लेकिन वो एक चेहरा माने जाते थे कि वो आयतुल्ला खामनेई के लिए उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाते थे। प्रोफेसर ब्रह्मदीप। लेकिन है जी, आप दुनिया भर की राजनीति देखिए, जहां पर लोकतांत्रिक देश है, जो यदि लोकतांत्रिक वास्तव में लोकतंत्र है, और लोकतांत्रिक देशों में रूस और चीन का समर्थन यदि मिलता है समर्थन, तो एक समय सीमा के जाने के बाद, देखिए रूस का अपना एक तरीका होता है, लेकिन चाइना का जो तरीका है कर्ज नीति में उलझा लेना, या किसी देश पर सांस्कृतिक तौर पर आक्रमण करना, किसी देश की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करना, तो ऐसे में एक लंबे समय के बाद जो चाइना का विरोध है वो धीरे धीरे लोगों में उभर कर आता है। आप देख लीजिए, चीन का सबसे अच्छा दोस्त पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने जब से समझा है कि जो चीन है उनसे संबंध कितने खतरनाक हो सकते हैं, तो धीरे धीरे विरोध सामने आ गया। आप बर्मा में भी देख लीजिए, बर्मा में भी चीन को पसंद नहीं किया जाता है, यदि वहां के लोगों की बात कर रहे हैं, सेना पसंद कर सकती है। आप श्रीलंका में देख लीजिए, चाइना का विरोध धीरे धीरे उभर कर आने लगा, और इसी कारण महिंद्रा राजपक्षे की सत्ता चली गई। तो जो चीन है, चीन और रूस जो है, वो देशों में उदारवाद, खासकर उदारवादी शासन व्यवस्था जो है, वो चीन और रूस को मुफीद नहीं लगती। ये जो देश है, ये ऐसे लोगों से संबंध बढ़ा रहे हैं जहां पर अधिनायकवाद हो, जहां पर लोगों को दबाया जाता हो, क्योंकि देखिए किसी भी देश की राजसत्ता जो है उसकी विचारधारा स्पष्ट कर देती है। जैसे पुतिन अपने देश में तो उदारवादियों को दबा रहे हैं, जिनपिंग तो अपने देश में किसी को उभरने देना नहीं चाहते। तो ऐसे में जो कट्टरवादी शासन है वो मुफीद नजर आता है चीन और रूस के लिए। लेकिन अब जो नए राष्ट्रपति है, सुधारवादी राष्ट्रपति है, वो मसूद जो है वो बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि वो पूरब और पश्चिम दोनों से संतुलन स्थापित करेंगे। मतलब पूरब वाले चीन और रूस से संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो पश्चिम से वो दूर नहीं रहेंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में चीन की जो कूटनीति है या जो चीन की सामरिक नीति है, अब वो दांव पर लग जाएगी। और वो जो बेल्ट एंड परियोजना का जो भारी भरकम जो एक जाल बुनना चाह रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ जनता को भी खड़ा कर देगा, तो मुझे लगता है कि वो उम्मीद जो कई दशकों से यूरोप और अमेरिका ढूंढ रहे थे कि ईरान में कोई उम्मीद तो दिखे, और वो उम्मीद अब नजर आने लगी। जैसे अफगानिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है, तालिबान का कोई विकल्प नहीं है, तो अमेरिका मजबूर हो गया, यूरोप मजबूर हो गया, क्योंकि उनको तालिबान से बात ही करना है। लेकिन ईरान में इस उम्मीद पर बहुत दिनों से नजरें टिकी थी। तो चीन की बहुत गहरी नजर होगी, रशिया की बहुत गहरी नजर होगी, और निश्चित तौर पर उनके हित जो है वो अप्रभावित होंगे। जी नेहा जी, दूसरा सवाल क्या पूछा था, कृपया फिर जी। मैं आयतुल्ला खामनेई के उत्तराधिकारी के रूप में अब किस चेहरे को आप देखते हैं, इसको भी समझना चाहती हूँ। लेकिन एक ठीक है, इस सवाल के जवाब के बाद एक और सवाल। जी ठीक है नेहा जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह सिर्फ ईरान का मसला नहीं है, कि शिया मुसलमानों का मसला है, क्योंकि ईरान उनका नेतृत्व करता है। और अभी तक जब तक जो इनके पहले जो राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो दावेदार थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जलीली जो है, जो इस बार चुनाव हार गए, वो जलीली जो है वो सिद्धांतवादी जो है, बहुत सिद्धांतवादी, बहुत कट्टरपंथी है, और
जब धर्मगुरु सर्वोच्च धर्मगुरु की बात आएगी, खामने की बात आएगी, तो मुझे लगता है कि रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है या जो कुछ फोर्सेस है या जो गार्डियन काउंसिल है, उनके लिए जलीली जो हम जिन लोगों पर हमारी नजरें उसमें जलीली एक उम्मीदवार हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई कट्टरपंथी नेता है वो धर्मगुरु के तौर पर सामने आ सकता है। जी नेहा जी। बिल्कुल, क्योंकि खामने ही जो है 85 वर्ष के हो गए हैं और कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के रूप में वो उन चेहरों को ज़रूर टटोलना शुरू कर चुके हैं कि कौन उनके पद का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अगला सवाल मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या एक सुधारवादी नेता के रूप में कुछ ऐसे वायदे चुनावों के दौरान पेजिशकिया ने किया था, जैसे कि वो अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की वापसी की बात कर रहे हैं, वो दुनिया से जो अलग थलग पड़ चुका था ईरान, उसकी बात कर रहे थे कि वो वापस से वो ईरान को बाकी देशों से जोड़ेंगे, वो बुरके से जुड़े जो कानून है उसमें सुधार की बात करते हैं, जैसा आपने कहा कि पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध की बात करते हैं। क्या हम ये उम्मीद लगाएं कि बहुत ही निकट भविष्य में पेजिशकियां क्या पश्चिम में किसी देश की यात्रा कर सकते हैं? अगर ये यात्रा अमेरिका की नहीं हुई तो वो कौन से देश की यात्रा आपको लगता है कि पेजिशकियां कर सकते हैं, और ये ईरान की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा? देखिए नेहा जी, बहुत ये बड़ा कमाल का सवाल किया आपने, और इसको लोगों को समझना बहुत जरूरी है जो ईरान को समझना चाहते हैं। लेकिन जी, इस दौर में जो इस्लामिक दुनिया है वो एक अजीब से अंतर्बंध से गुजर रही है और विरोधाभास से गुजर रही है जी। क्योंकि दुनिया में जो इस्लामिक दुनिया में वास्तव में जो नेतृत्व करता है सऊदी अरब, वो सुधारवादी सिद्धांत अपना रहा है। वो अपने यहाँ महिलाओं को लाइसेंस दे रहा है गाड़ी चलवाने के लिए, वहां पर महिलाओं को खुले तौर पर घूमने की आजादी है। तो सऊदी अरब ने दुनिया में संदेश दे दिया है कि इस्लाम का मतलब कट्टरवादिता या महिलाओं को दबा देना नहीं है। इस्लाम का मतलब महिलाओं में शिक्षा भी हो सकता है। और देखिए, यदि जो इस्लाम को समझते हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ी जो इस्लाम में एक टीचर के तौर पर जिनकी कल्पना की जाती है वो मोहम्मद साहब की बीवी थी, जिन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं अर्जित की थी और उन्होंने लगातार दुनिया में शिक्षा का परचम लहराया। तो इस्लाम को शिक्षा से दूर नहीं रख सकते, महिलाओं से दूर नहीं रख सकते। तो सऊदी अरब ने चूंकि जब इस अभियान को शुरू किया तो शिया दुनिया जो है, जो सुन्नी दुनिया है उससे शिया दुनिया कहने की छोटी है। अब ईरान पर भी दबाव था, और ईरान पर दबाव था तो जाहिर सी बात है कि उनके धर्मगुरु पर भी दबाव था, क्योंकि महिसा अमीनी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उनके धर्मगुरु के पुतले भी जलाए गए हैं। तो जिस देश में यदि ऐसा नहीं होता, तो देखिए नेहा जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि यदि ऐसा नहीं होता, खामने यदि डरे हुए नहीं रहते, तो निश्चित तौर पर ये जो सुधारवादी नेता है, इनकी गार्डियन काउंसिल इनका पर्चा रद्द कर देती। पिछले एक दशक को ऐसा कर रहे थे। इनको चुनाव लड़ने की मंजूरी मिलना मतलब लोगों में संदेश देना कि हम आपके विरोध में नहीं है, क्योंकि अंततः खामने जो है वो लोगों से डर गए। तो अब बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि अब जो नए राष्ट्रपति वो क्या करेंगे, मसूद कहां पर जाएंगे। मुझे लगता है नेहा जी कि ईरान जहां पर खड़ा है, या ईरान के पहले का दौर और ईरान के बाद का दौर, इनमें इनका जो सबसे एक मुफीद जो दोस्त नजर आता है वो फ्रांस नजर आता है, क्योंकि खामनेई ने लंबा समय फ्रांस में बिताया है। फ्रांस में बहुत ज्यादा मुसलमान रहते हैं और जो फ्रांसीसी शासन है उसके ईरान से अच्छे संबंध रहे हैं। तो फ्रांस जो है वो एक ऐसा देश है जो यूरोप का दरवाजा भी खोलता है, और वो कभी भी चाइना और रूस के विरोध में खुलकर खड़ा भी नहीं होता है, वो तटस्थ रहता है। जी, तटस्थ है। मुझे लगता है कि इसलिए एक मध्यम मार्ग ढूंढ के यदि ईरान के नए राष्ट्रपति फ्रांस जाते हैं तो ईरान के भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, और प्रतिबंधों से जो निजात मिल सकती है वो फ्रांस दिलवा सकता है, क्योंकि फ्रांस समय समय पर अमेरिका की आलोचना करने से गुरेज भी नहीं करता। तो हो सकता है कि आने वाले समय में परमाणु वार्ता फिर से शुरू हो,
और एक नया दौर ईरान का फिर से आ जाएगा। बिल्कुल। और आपने फ्रांस का जिक्र किया तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि फ्रांस में भी एक बहुत जो सरप्राइजिंग वर्डिक्ट जनता ने दिखाया है, और जो लेफ्ट है, वामपंथ है, उसको सबसे ज़्यादा सीटें जो है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये गठबंधन वहाँ पर उतरी है। तो ये पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये एक तरह का जो बदलाव आया, ये एक निर्णायक और एक अहम बदलाव भी कहा जा सकता है। अब बात करेंगे ब्रिटेन की, कि ब्रिटेन में भी बदलाव आया है। 14 साल के बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापस आई है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा बदलाव भी आया है जिससे कट्टरपंथ रास्ता बनाता हुआ सत्ता की तरफ दिख रहा है ब्रिटेन में स्टार्मर और ईरान में पेजेश्कियां। ये चुनाव क्या कहता है, यही समझने की कोशिश करें। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप पल्लूनी जुड़े हुए। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, अब इस हिस्से में मैं आपसे ब्रिटेन के जो चुनाव के बदलाव आए हैं सामने, स्टार्मर अब प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, और जैसे ही स्टार्मर कुर्सी पर वापस आते हैं, कुर्सी पर पहुंचते हैं, तो एक ये बात भी कही जाती है ब्रिटेन के बारे में कि लेबर पार्टी की वापसी, कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जनता ने ये संकेत दिया है कि वो बहुत बड़े बदलाव चाहती है। और वो बहुत बड़ा बदलाव क्या है? क्या वहाँ पर अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ही जो चुनौतियाँ लगातार बनी हुई हैं, जनता चाहती है कि पहले इसको सुधारा जाए, या फिर जो ब्रेग्जिट हुआ है, जो यूरोपीय देश संगठन से अलग होने की जो बात रही, यूरोपीय यूनियन से, उसको जनता ने नकार दिया है। आप इस बदलाव को किस तरीके से देख पा रहे हैं? जी देखिए, ब्रिटेन की राजनीति में दो पार्टियां, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि लेबर पार्टी के जो नेता स्टार्मर वो ज्यादा कंजर्वेटिव नजर आते हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पिछले दिनों जो लिबरल नजर आने लगे थे। तो स्टार्मर का आना एक बहुत बड़ा संदेश है, खासकर दुनिया को यह भी है कि आप लोकतंत्र को अपनी जागीर में समझिए। लोकतंत्र जब भी सत्ता को बदलता है तो वो किसी नेता पर बेहिसाब तरीके से मेहरबान हो सकता है, जैसे स्टार्मर पर मेहरबान हुए, और कई दशकों के बाद लेबर पार्टी जो उन्होंने शानदार तरीके से सत्ता अर्जित की। लेकिन जी। किसी भी देश में जो परिवर्तन होता है, उस देश की जो नीतियां हैं या उसके जो नेता है उसकी नीतियां जो प्रतिबिंबित होती है, उसका असर बाद में दिखता है। अब देखिए स्टार्मर चाहते क्या है। स्टार्मर जो है वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, एक वकील है, जो कैरेबियन राष्ट्रों में जाके, जो अफ्रीकी राष्ट्रों में जाके वहां पर रहने वाले लोग जो थे, मजदूर थे, उनके लिए केस लड़ा करते थे। वो मानवाधिकारों को लेकर बड़े मुखर रहे। अब उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती आगे। उनका बहुत स्पष्ट मत है कि वो अपने देश में प्रवासी संकट को दूर करेंगे, अप्रवासियों की तादाद को कम करेंगे, अवैध अप्रवासन को पूर्णतः रोकेंगे, और जो वैध प्रवासन होगा उसको भी वो नियंत्रित करेंगे। पहली बात, मतलब जब ये वैध प्रवासन, अवैध प्रवासन सबसे ज्यादा, तो लेकिन मैं रोक रही हूँ आपको प्रोफेसर ब्रह्मदीप। इसी तरह की रवांडा नीति लेकर तो ऋषि सुनक भी आए थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानवाधिकारों के विपरीत बताया था, लेकिन फिर भी ये रवांडा नीति जो है वो वहाँ की संसद से पारित हो गई थी, इसे लागू भी किया जा चुका है। तो अगर इस मोर्चे पर देखा जाए कि अवैध प्रवासन के खिलाफ अगर देखा जाए, तो चाहे वो कंजर्वेटिव्स हो चाहे वो लेबर पार्टी हो, दोनों की नीतियां बिल्कुल लगभग एक ही हैं। जी नया जी, मैं यही कह रहा था कि स्टार्मर ज्यादा कंजर्वेटिव नजर आते हैं। देखिए एक छोटी सी बात इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अब देखिए उनकी दूसरी नीति क्या है। जब भी हम प्रवासन की बात करते हैं तो भारतीय सबसे ज्यादा रहते हैं, तो हमको चिंता एक भारत के परिप्रेक्ष्य में एक भारतीय होने के नाते आ जाते हैं। अब दूसरी बात है जी, स्टार्मर कहते हैं कि वो जो है ज्यादा से ज्यादा रोजगार ब्रिटिश अर्जित करे, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, अगली कोशिशें उनकी ये होगी। तीसरी बात यह है कि जो स्कूल या कॉलेजेस है, शिक्षा संस्थान है निजी तौर पर, उनकी फीस में वो बढ़ोतरी कर देंगे, उन पर वो इनकम टैक्स लगाएंगे, बढ़ाएंगे। मतलब जो बच्चे भारत से जाते हैं वहाँ के संस्थानों में पढ़ते हैं, उनकी फीस बढ़ सकती है। जो भारतीय रहते हैं उनके बच्चों की फीस भी बढ़ सकती है। अगली बात यह है कि वो ये भी देखना चाहते हैं कि जो ब्रिटेन में रहने वाले जो बड़े बड़े व्यवसाय परिवार हैं उनके हित क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हिंदुजा परिवार की बात कर ले, जो कि बहुत अरबपति परिवार है ब्रिटेन का, हालांकि आजकल स्विस में उनके केसेस भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे, क्योंकि ब्रिटेन तो भारतीय व्यापारियों के लिए यूरोप का दरवाजा खोलता है जी। अब ये जो सारी जो बातें निकल कर आती है, तो ऐसा लगता है कि स्टार्मर आने वाले समय में
उस ब्रिटिश राष्ट्रवाद को आगे ला रहे हैं जो कंजर्वेटिव से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जो ब्रिटिश राष्ट्रवाद है वो बहुत स्पष्ट करता है ब्रिटिश फर्स्ट, वहां के लोगों की नीतियां फर्स्ट, उनके लिए उनके रोजगार फर्स्ट, उनके व्यापारियों के लिए फर्स्ट, तो सभी कुछ फर्स्ट हो गया। तो ये ब्रिटिश राष्ट्रवाद जो है वो न केवल भारत के लिए लेकिन दक्षिण एशिया के लिए भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, स्टारमर भी पिछले दिनों जो लेबर पार्टी उनकी, उन्होंने भारतीय लोगों से बहुत सारी बात भी की है, भारतीय भी उनमें शामिल है, लेकिन अंततः उनको अपने देश की सत्ता में फिर से आना, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है वो तकरीबन 1.5 दशक तक सत्ता में रहे और उसके बाद इतने बड़े मार्जिन से जनता ने उनको उखाड़ कर फेंका है। तो ऐसे में महंगाई, जो कंजर्वेटिव पार्टी जिसके कारण हार गई, उस महंगाई से उबारना है। ब्रेक्सिट के बाद क्या परिवर्तन आ सकते थे, इस बात को भी देखना पड़ेगा स्टारमर, और इन सबके बीच यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या भारत से मुक्त व्यापार समझौता कर पाएंगे स्टारमर। तो ये जो सारी चीजें, ये बहुत बदलाव की चीजें हैं, क्योंकि ब्रिटिश समाज जो है वो विविधता का प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी विविधता जो है उसको बनाए रखते हुए स्टारमर ब्रिटिश राष्ट्रवाद को कैसे आगे लाते हैं। नेहा जी, ये एक ऐसे सवाल है जो भविष्य के गर्भ में छुपे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इसके जवाब कैसे मिलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हमने देखा कि ईरान में जो जनता ने बदलाव लाया है वो सुधारवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन में जो जनता ने बदलाव लाया है वो कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे कट्टरपंथ को आगे ले जाता हुआ दिखा रहा है जिसके लिए ब्रिटेन की जो छवि है वो पूरी दुनिया में एक अच्छी छवि नहीं मानी जाती है। और आपने जिक्र किया जब भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते का, तो हम स्टार्मर से क्या ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगा रहे हैं, जबकि भारतीय मूल के ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के कार्यकाल में ये संभव नहीं हो सका? नहीं, देखिए मुझे ये समझ नहीं आता कि किसी देश के लिए कोई पर्सन कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी देश के लिए उसकी नीतियां महत्वपूर्ण हो सकती है। जी, ऋषि सुनक के दौर में न तो भारतीय विद्यार्थियों को कोई लाभ हुआ, नहीं हमारे यहाँ से मुक्त व्यापार समझौता हुआ, बस भारतीय मूल के कह के हम जो ढपली पीटते रहे और उससे हासिल कुछ हुआ नहीं। और हमको भी, भारतीय को भी समझना चाहिए कि कोई भारतीय मूल का है या नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भारत के प्रति उसकी नीतियां क्या है। तो हमको ऋषि सुनक से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन स्टारमर से हमको हासिल हो सकता है। इस मामले में थोड़ा पॉजिटिव होने की जरूरत है, क्योंकि स्टारमर पर जो सबसे ज्यादा दबाव है वो यह है कि ब्रेक्सिट से जो उनका देश अंततः प्रभावित हुआ है, जो महंगाई से जूझ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ऐसे में उस देश को आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है। और इतने बहुमत से जनता ने इसीलिए जिता कर भेजा है कि भारत जैसे देशों से यदि मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा तो महंगाई से उनको निजात मिलेगी, क्योंकि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा एक वैश्विक बाजार है भारत। तो मुझे लगता है कि जो काम ऋषि सुनक नहीं कर पाए वो स्टारमर कर सकते हैं, और जनता का दबाव करने के लिए उनको मजबूर भी कर सकता है। जी, यानी जो बातें आपने रखी है स्टारमर के बारे में, लेबर पार्टी की नीतियों के बारे में, ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथ का एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत करती है जो कि ब्रिटिश फर्स्ट की बात तो करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आर्थिक मजबूरियों, आर्थिक चुनौतियों के सामने वो भारत जैसे एक वैश्विक बाजार के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी अपना एक लचीला रुख, इसका प्रदर्शन या फिर ये इसको दर्शा सकता है। और यही बात आ जाती है फिर भारतीय प्रवासियों की। क्या हम उम्मीद करें कि भारतीय प्रवासियों से संबंधित जो भी नीतियां होंगी उसमें कुछ विशेष जो है फैसिलिटी या फिर विशेष नीति भारतीय प्रवासन से भी जुड़ी हुई हमें देखने को मिल सकते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि मुक्त व्यापार समझौता दो देशों के बीच ब्रिटेन और भारत ये लंबे समय से अटका हुआ है, और कुछ प्रावधान जो है उन पर सहमति नहीं बन पा रही, और उसमें से एक प्रावधान है वो भारतीय प्रवासियों का मसला भी है। इस मसले को स्टारमर क्या अमली जामा पहना पाएंगे, क्या भारत की जो डिमांड है, जो मांग है, इस पर दोनों देश किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे, समझेंगे। ब्रिटिश चुनाव के बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के केयर स्टारमर बने हैं, और उनका भारत के साथ किस तरीके से संबंधों का संकेत मिला है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनकी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं, और वो आने वाले वक्त में उन नीतियों को भारत के लिए क्या फ़ायदेमंद बनाएंगे, या फिर इससे भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो
शायद पहले जैसे मजबूत ना रहे, लेकिन यथास्थिति ज़रूर कह सकते हैं कि बनी रह सकती है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने बने हुए हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, जब बात भारतीय प्रवासी की आती है तो क्या हम एक विंडो की उम्मीद कर सकते हैं कि बेशक जो लेबर पार्टी की सरकार है वो प्रवास पर एक कठोर नीतियाँ लागू कर दे, लेकिन जब बात भारतीय प्रवासियों की आती है तो कुछ लचीला रुख सरकार दिखा सकती है लेबर पार्टी की सरकार? देखिए नेहा जी, भारत और जो ब्रिटेन है, दोनों के बीच कुछ चीजें बहुत अपरिहार्य नजर आती है, लेकिन कुछ में संकट है। अब देखिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच जो संबंध बढ़ेंगे तो कपड़ा, अनाज, चावल, जी इंजीनियरिंग और मेडिकल ऐसी चीजें जो भारतीय वहां पर पहुंचाना चाहते हैं। मतलब मेडिकल के तौर पे तो भारतीय डॉक्टर्स जो है वो वहां पर छाए हुए हैं। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी के तौर पर भी हमारे इंजीनियर जो है वहां पर ब्रिटेन में है। लेकिन दिक्कत यह आ जाती है जब भारत से जाने वाले लोग वहां की नागरिकता मांगते हैं, अपना जो वर्क वीजा जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते फिर वो वहां रहना चाहते हैं, तो क्या ब्रिटेन उन लोगों को रहने दे? लेकिन ब्रिटेन का जो मिजाज है या जो स्टार्मर का मिजाज है वो चाहता है कि प्रतिभाओं को ब्रिटेन में रुकने दिया जाए, लेकिन प्रतिभाओं में विविधता हो। स्टार्मर बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं कि प्रतिभाओं में विविधता हो, मतलब विविधता से इन द सेंस वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतिभाएं भी हो, बांग्लादेश की प्रतिभाएं भी। तो ऐसे में वो यदि भारत के जो युवा हैं या भारत के जो मेडिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, यदि उन छात्रों को वो सीमित करते हैं तो फिर भारत में पहला मचना तय है। दूसरी बात ये कि जो यूरोप में जो व्यापार होता है, यूरोपीय संघ से व्यापार नजर आता है, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन माना जाता है। मतलब अभी भी ब्रेक्सिट के तहत वो भले यूरोपीय संघ से ब्रिटेन बाहर हुआ हो, लेकिन जो भारतीय व्यापारी है वो लंदन से ही अपने व्यापार को करना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि चूंकि ब्रिटिश जो है साम्राज्य जो है उसका हम अंग रहे हैं, तो हमारे भारतीयों के कई पुरखे जो है बहुत जमाने से वहां पर रह रहे हैं, तो वो जो लोग रह रहे हैं वो चाहते हैं कि उनका परिवार वो बढ़ा ले। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है, स्वास्थ्य सेवाओं को पहले मुफ्त में दिया जाता था, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त लेने वाले जो लोग बढ़े उसमें भारतीय भी थे, पाकिस्तानी भी थे, मतलब दक्षिण एशिया के लोग थे। वृद्धों को एक अलग घर दिया जाता था, तो वो नीति पर भी सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा, क्योंकि भारत से जाने वाले वृद्ध, पाकिस्तान से जाने वाले, बांग्लादेश खासकर पाकिस्तान से जाने वाले, तो इन सब में क्या हुआ कि सरकार पर दबाव पड़ने लगा, इससे महंगाई में बढ़ोतरी हो गई वहां पर। तो इन सब बातों को लेकर चूंकि भारतीय समाज सबसे ज्यादा वहां पर रहता है, तो ऐसे में फिर दूसरी बात यह भी भारत की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो देखिएगा आपकी कनाडा के बाद खालिस्तानियों के लिए जो मुफीद घर है, जो लंदन में कई बार प्रदर्शन करते रहे, और ब्रिटिश सरकार जो है वो किसी भी प्रदर्शन को तब तक नहीं रोकती जब तक कि वो हिंसक नहीं हो जाए। इसका मतलब है कि उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो स्वच्छंदता की ओर है। और यदि खालिस्तानियों को वहां पर स्वच्छंद छोड़ दिया गया, और देखिए लेबर पार्टी में चुने भी गए खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग। पिछली बार तो लेबर पार्टी में पाकिस्तान के तकरीबन पाकिस्तानी मूल के 16 सांसद चुने गए थे जी। ये सारी चुनौतियां जो है, इन चुनौतियों से लेबर पार्टी स्टार्मर कैसे निपटेंगे? फिर लेबर पार्टी को बहुमत जरूर मिल गया, लेकिन उनपे विरोधाभास उत्पन्न होगा क्योंकि वो स्वतंत्रता पसंद पार्टी है। तो क्या भारत से वो एक तरफा यदि कोई नीतियां अपनाते हैं या भारत के दबाव में वो भारत की आलोचना करने से परहेज करते हैं, तो स्टार्मर क्या कर पाएंगे? क्योंकि वो ये देख चुके, स्टार्मर एक बात तो देख चुके हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी का जो बुरा हश्र हुआ नेताओं को बदल बदल के हुआ। क्योंकि आप यदि आप अपने जॉनसन के बाद ट्रेस आ गए, फिर सुनक आ गई, तो इस सब में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता चली गई। अब स्टार्मर कैसा चेहरा है जो लेबर पार्टी चाहती है बना रहे, लेकिन उनको बने रहने के लिए अपनी पार्टी से ही जूझना पड़ेगा, खासकर भारत को लेकर। तो नेहा जी, आने वाला समय बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा कि दुनिया का एक बड़ा लोकतंत्र है, उसके और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच कैसे संबंध होते हैं, ये देखना दिलचस्प हो जी। एक सवाल जरूर मैं और समझना चाहती हूँ आपसे कि लेबर पार्टी जो कि 14 साल के बाद सत्ता में वापस आ सकी है, चुनावी कैंपेन के दौरान कीयर स्टार्मर जो हैं उन्होंने कई बार इस तरह की बातें कही हैं जिससे कि ऐसा लगा कि अब वो
वो पिछले ज़माने की लेबर पार्टी 14 साल पहले की जो लेबर पार्टी रही है वो शायद वो लेबर पार्टी नहीं है। कई जगहों पर बदलाव की बात, जैसे कट्टरपंथ को लेकर ही आपने कहा कि वो कट्टर माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बदलाव की बात कही है। तो स्टार्मर क्या एक ऐसा चेहरा भी है जो लेबर पार्टी की खामियां रही हैं और उस खामियों को जो है ठीक करते, दुरुस्त करते भी नजर आएंगे कियर स्टार्मर? नहीं, देखिए, चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अख्तियार करना, जी वो हम बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं और दुनिया भर में ये होता है, राजनीतिक पार्टियां करती। लेकिन जी जो लेबर पार्टी के पुराने नेता थे, संभवतः जर्मी कार्बन नाम था, जो भी था उनका, उन्होंने खुलेआम भारत की आलोचना की, कश्मीर को लेकर बोला। तो स्टार्मर लगातार इन चीजों से परहेज करते रहे। उन्होंने एक ऐसी पार्टी के तौर पर लेबर पार्टी को सामने लोगों के रखा है जो कि विविधता के बावजूद सभी का, उन्होंने कहा भी कि कश्मीर जैसे मसले भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मसला है, तो खुलकर बोला है उन्होंने मानवाधिकार सारी चीजों पर। तो उन्होंने अभी तक परहेज किया है, लेकिन चुनाव प्रचार करना और चुनाव के बाद देश की नीतियां लागू करना और उसके बाद जो विविधतापूर्ण विचार वाले जो लोग हैं उनको साझे हित के तौर पर, आप गठबंधन सरकारों में तो साझे हित के तौर पर आप मध्यम मार्ग अपना सकते हैं, लेकिन जब आपकी पार्टी में को बहुत बड़ा बहुमत मिला हो और उस पार्टी में बड़े विविध विचारों के लोग हो जो खुलकर बोलेंगे, तो स्टार्मर के साथ अंदेशे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन अब स्टार्मर कैसे निपटते हैं, क्योंकि या तो यदि स्टार्मर निपट नहीं पाए तो समझ लीजिए कि जैसे लेबर पार्टी जितने बहुमत से आई है वो उतनी ही बुरी तरीके से आने वाले चुनाव में हारेगी। अब देखना यह है कि स्टार्मर के साथ, देखिए अभी तक लेबर पार्टी का स्टार्मर के सिवा कोई चेहरा खुलकर नहीं आया। पहले तो 2-4 नेता होते थे जिनके नाम आते थे, लेकिन ये एकमात्र चेहरा है। तो यदि एकमात्र चेहरे बने रहते हैं, यदि इनके प्रभाव में सारे इनके संसद जो सदस्य हैं वो बने रहते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका ब्रिटेन को भी लाभ मिलेगा, इसका भारत को भी लाभ मिलेगा। लेकिन स्टार्मर यदि दबाव में आ जाते हैं तो उसके बाद फिर संभवतः इसके जो बुरे परिणाम है वो ब्रिटिश वैदेशिक नीति पर देखने को मिलेंगे और इससे भारत जैसे देशों से उनके संबंध खराब होने की आशंका बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आशंकाएं आपने जाहिर की हैं, इसलिए लगातार उनकी कार्यशैली पर जो है नज़र पूरी दुनिया के विशेषज्ञों की बनी हुई है। लेकिन एक सवाल मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि अगर हम मुस्लिम देश ईरान में जो तब्दीली आई है सत्ता में उसको समझें और ब्रिटेन में जो तब्दीली आई है, एक वो पॉइंट जो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर बताएं कि आप पश्चिम देशों में जो बदलाव आया है, क्या ये कट्टरपंथ का बदलाव है, क्या ये कट्टरपंथ का चेहरा है, और जो मुस्लिम देश ईरान में आया है क्या ये वाकई में सुधारवादी का ही चेहरा है? यानी कि ये बिल्कुल ऐसी परिस्थिति, ऐसी दृश्य हम देख पा रहे हैं कि मुस्लिम देश जिसको कट्टरपंथ के लिए समझा जाता है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, वहाँ हम सुधारवाद का उदय होता देख पा रहे हैं। लेकिन ब्रिटेन जहाँ पर हमने विविधता को देखा है और इसी वजह से जो उनकी अर्थव्यवस्था है आज इस मोड़ पर पहुँची है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो कि आज के समय में हम इसके साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। नहीं जी, देखिए निश्चित तौर पर आप ईरान की राजनीति को ले लें तो ईरान, देखिए नेहा जी, जो लोग हैं लंबे समय तक एक ही शासन व्यवस्था में जब वो रहते हैं तो निश्चित तौर पर उनके मन में बहुत सारी अपेक्षाएं होती, उम्मीदें होती है और विद्रोह भी पनपता है। तो ईरान में जो बदलाव हुए या जो ब्रिटेन में बदलाव हुए वो अंततः अपेक्षाओं के कारण बदलाव हुए, क्योंकि जो ईरान में जो बदलाव हुए वो एक धर्मगुरु की तानाशाही, उसके समर्थकों का बड़े बड़े पदों पर बन जाना, महिलाओं पर अत्याचार होना। तो ईरान का ये संदेश बहुत स्पष्ट है दुनिया में कि यदि इस दौर में जब पढ़े लिखे लोग जो युवा तैयार हो रहे, यदि उनके बीच में आपको शासन में मजबूत रहना है तो आपको लिबरल रहना पड़ेगा, आपको दुनिया से जोड़ना पड़ेगा, आप दुनिया से अलग रहने के बारे में सोच नहीं सकते, आपको सुधारवादी नजरिया रखना पड़ेगा, आपको विकास के तमाम अवसर देना पड़ेंगे, उसके साथ साथ आपको समावेशी विचारधारा के साथ समावेशी शासन भी करना पड़ेगा। लेकिन आप जब आते हैं ब्रिटेन में तो ब्रिटेन में जो बदलाव हुआ है, ब्रिटेन की जनता ने भी शानदार जवाब दिया है
कि कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तो आप शासकीय पैसे का दुरुपयोग करके जी। अपने जो प्रधानमंत्री वो जश्न नहीं मना सकते। आप अपनी गलत नीतियों से देश पे महंगाई नहीं लाद सकते। तो बदलाव तो हुआ है, और आप चाहे ईरान को ले लें या चाहे ब्रिटेन को ले लें, लेकिन दुनिया में संदेश गया है कि आप जितने लिबरल रहेंगे, जितने उदार रहेंगे, जितना बदलाव पसंद रहेंगे, जितना महंगाई के खिलाफ कदम उठाएंगे, जितना सुधारवादी विचार रखेंगे, जी। उतना ही जनता आपको पसंद करेगी। नेहा जी। बिल्कुल, एक बहुत ही साफ और स्पष्ट संदेश इन दोनों ही देशों के चुनाव से जनता ने देने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर ब्रह्मदीप, आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, और हमें ये समझने में और हमारे दर्शकों को ज़रूर आसानी रही होगी कि ईरान हो या फिर ब्रिटेन, इन दोनों जगहों पर जनता ने सत्ता में जिसे चुनकर बिठाया है, ये साफ संदेश है कि कट्टर पंथ लगातार जो है लोगों के अधिकारों को कुचलता नहीं रह सकता है। जनता हिसाब लेती है, जनता हिसाब मांगती है, और इसीलिए इन दोनों ही चुनाव में ये बड़ा परिवर्तन जनता ने करके दिखाया है। और फ्रांस में भी मैं यहाँ पर ज़रूर जोड़ना चाहूँगी कि जो परिवर्तन है, जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि चुनाव नतीजों से पहले जो सर्वे आ रहे थे कि वहाँ पर कट्टरपंथ जो है, दक्षिणपंथी जो नेता है मारिन ले पेन, वो जीत कर आ रही हैं, लेकिन बड़ा झटका लगा, वामपंथी गठबंधन जीत गया, जो कि कुछ हफ्ते पहले ही फॉर्म हुआ था, उसका गठन हुआ था। तो जनता ने जवाब दे दिया पूरी दुनिया के उन पॉलिटिशियन को जो कट्टरपंथ के जरिए सत्ता की कुर्सी हथियाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि स्ट्रेट टॉक में ज़रूर अपना फीडबैक भेजते रहिए, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। info@justbroadcasting.com हो या फिर neha@justbroadcasting.com, दोनों जगहों पर आप अपना ईमेल भेजिए। धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।